ठीक है। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं, प्री स्ट्रेसिंग कैसे कैसे की जा सकती है। सिंपल क्वेश्चन है कि बस ये पूछ रहा है कि भाई प्री स्ट्रेसिंग होती कैसे है। हम्म, एक मिनट। हाँ, प्री स्ट्रेसिंग इन कंक्रीट कैन बी डन, कैसे कैसे कर सकते हैं भाई। हाइड्रोलिक जैक की मदद से होती है, थर्मल मेथड से भी होती है, सपोर्ट डिस्प्लेसमेंट मतलब सपोर्ट आपने खींच दी, बाय यूज ऑफ एक्सपेंडिंग सीमेंट। चारों तरीके सही है, मुझे तो चारों तरीके सही लग रहा है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने, 1 2 3 4, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर है ये 55। ठीक, 55 का डी। चलो अगले क्वेश्चन पर। ये क्या कह रहा है, कंक्रीट भी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, प्रीस्ट्रेस विद द फोर्स चार्जिंग प्लेन एक्सटेंड इज द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये तो हो जाएगा। ठीक। तो ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और आपने एक्सेंट्रिसिटी भी दी है, तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस पी बाई ए प्लस एम अपॉन आई इंटू वाई। ठीक, पी बाई ए आप निकाल लोगे, एम कितना है पीई, और आई आप निकाल लोगे, आई बाई वाई निकाल लो सीधे। बी डी क्यूब बाई 6 होता है, कितना होता है बी डी स्क्वायर बाई 6, आई बाई जो होता है आपका। Take for certain set of external loads, concordant profile in a pre-stress beam represent the scale of concordant profile किसको रिप्रेजेंट करती है? इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, विलियम और पता नहीं, शायद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की पड़ती है। बाकी देख लेते हैं, अगर ये यही होता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसमें कंफ्यूज हो रहे थे ना कि है क्या चीज, है तो यही। चल, सी, ये रहा। केबल प्रोफाइल आर सेलेक्टेड वही लोड बैलेंसिंग सेटिस्फाई वही बेंडिंग मोमेंट, इसी को ही ये कॉन्कॉर्डेंट प्रोफाइल कह रहा है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अनुसार जो प्रोफाइल बनाई जाती है। चलो आगे। सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम इज यूनिफॉर्मली लोडेड, आपने यूनिफॉर्मली उसको लोड किया, is uniformly loaded and pre-stressed। ठीक, the tendon provided for the pre simply supported beam rectangular केस में तो कैसा होना चाहिए भाई? आप स्ट्रेट तो नहीं होती, सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम है। क्यों? क्योंकि यूडीएल लगा हुआ होता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका ऐसे आता है, तो इसमें जो हमारी फ्री स्ट्रेस वायर लगी होती है इस तरीके से लगी रहती है। तो स्ट्रेट वाले तो ऑप्शन हटा दो। कन्वेक्सिटी अपवर्ड कन्वेक्स, अब कन्वेक्स दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स का मतलब है ये, और कॉनकेव का मतलब होता है ये, कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड। तो इसमें जो कॉन्वेक्सिटी है हमारी डाउनवर्ड रहती है। ठीक है, कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड कह दो या कॉनकेविटी अपवर्ड कह दो, बात एक ही है। तो यही होना चाहिए 52 का डी। ठीक, क्या है डी? ठीक है। चलो, ये क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? देखो जरा इस क्वेश्चन को। लॉस ड्यू टू श्रिंकेज इज प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो। भाई जितना वाटर सीमेंट रेशियो होगा उतना ही ज्यादा लॉस होगा। चलो और देखते हैं, लॉस ड्यू टू क्रीप इज प्रोपोर्शनल टू द एज ऑफ द मेंबर एट द टाइम ऑफ लोडिंग। मतलब कि जब आपने लोड लगाया, एट द लोडिंग का क्या मतलब है, जब आपने, इसको भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, लोडिंग का क्या मतलब है, प्री स्ट्रेस की लोडिंग की बात कर रहे हैं या आप डेड लोड लाइव लोड वो लगा रहे हो उसके ऊपर। लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिक, जो लॉस ड्यू टू मॉडुलस, लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन का लॉस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है, लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण लॉस इज डायरेक्टली, क्या होता है इसका फॉर्मूला बेटा, जरा ये बताना। लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन अकर्स इन पोस्ट टेंशन कंक्रीट मेंबर। यार ये बात तो पक्का ठीक है ना? भाई फ्रिक्शन के कारण तो पोस्ट टेंशन में ही होता है, क्योंकि डक्ट पे फ्रिक्शन लगता है, तो हमें तो नॉट करेक्ट ढूंढना है। लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, यार इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण मान लीजिए जो भी आपकी इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट के प्रोपोर्शनल तो होगी, क्योंकि जो भी स्ट्रेन आया इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील की हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बात भी सही है। लॉस ड्यू टू श्रिंकेज इज प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो, अगर वाटर सीमेंट रेशियो हम ज्यादा रख देंगे तो ज्यादा पानी होगा, ज्यादा पानी जब इवेपोरेट होगा तो ज्यादा श्रिंक करेगा, तो ये बात भी मुझे ठीक लग रही है। लॉस ड्यू टू क्रीप इज प्रोपोर्शनल टू द एज ऑफ द मेंबर एट द टाइम ऑफ लोडिंग। मतलब जितनी ज्यादा एज होगी, एज होगी, मतलब जितनी भाई जितनी ज्यादा एज होगी तो उतना ही क्रीप तो पहले ही खत्म हो चुका है ना। प्रोपोर्शनल टू द एज लॉस ड्यू टू क्रीप। यार मुझे थोड़ा बी में ही शक हो रहा है, बाकी आंसर देखते हैं इसका। क्या कह रहा है ये? सी। सी का मतलब कौन सा सही नहीं बता रहा है ये? हम कहाँ पे गड़बड़ हुए? लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अरे यार कैसी बात कर दी हमने। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे स्टील लिखा हुआ है। बताओ, फिर तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। ऐसे हो जाती है सिली मिस्टेक। कहाँ गया? ये क्वेश्चन कहाँ गया? इन्होंने मैं वो फॉर्मूला देखना चाह रहा हूँ, लॉस ऑफ, ये देखो, ये है ना, लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट। भाई स्टील में लॉस ऑफ निकालोगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। सिंपल ही था क्वेश्चन, ही हमने बिना मतलब वो कर दिया है। द ट्रांसमिशन लेंथ रिक्वायरमेंट इज टू बी satisfied in the design of pre-tension। भाई ट्रांसमिशन लेंथ की रिक्वायरमेंट किस में सेटिस्फाई होती है, पोस्ट टेंशन में या प्री टेंशन में? क्यों भैया? ट्रांसमिशन लेंथ क्या था? बताओ। जैसे ये है, ठीक, अब ये हमारी टंडन है, ठीक, तो कम से कम इसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए कि जो टेंशन डेवलप हो रही है वो आसपास के कंक्रीट में एडजस्ट हो जाए। दिस इज, इसी को ही तो ट्रांसमिशन लेंथ बोलते हैं। क्यों? ठीक, तो ये तो प्री टेंशन कंक्रीट बीम में हो गया, बात खत्म। ट्रांसमिशन right from end of the prism to the point of the full stress, ठीक। चलो, क्या ट्रांसमिशन लेंथ होती क्या है पहले ये भी देख लेते हैं। इज द लेंथ ऑफ द बॉन्ड एंकरेज ऑफ द प्री स्ट्रेस वायर फ्रॉम द एंड ऑफ द प्री टेंशन। मतलब ये कह रहा है कि जहां पर आपने इसको एंकर किया और वहां से लेके जहां तक ये पूरा स्ट्रेस कंक्रीट पर डाल दे रही है, उसको ट्रांसमिशन लेंथ कहते हैं। इस क्वेश्चन को देखो। हाँ बेटा, लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। अगर स्टील में रिलैक्सेशन की बात हम करें तो कैसे? अप्लाइड स्ट्रेस लेवल पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे निर्भर करता है, टाइप ऑफ स्टील पे। भाई स्ट्रेस लेवल, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, मुझे लगता है रिलैक्सेशन का क्या फॉर्मूला था यार, 2 से 5% था ना। अब देखो, जितना ज्यादा स्ट्रेस लगा रखा है उस हिसाब से रिलैक्सेशन भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर पर भी प्रभावित होगा, और टाइप ऑफ स्टील, तीनों मुझे बात सही लग रही है ना, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो स्टील वैसे ही फैल जाएगी। ठीक है, रिलैक्सेशन हो जाएगा उसमें। निधि, इन्वर्टर क्यों नहीं चल रहा? हफली।
अपना वो भी दे दे चार्जर, चार्जिंग पे लगा। कुछ नहीं, बिल्कुल ही नहीं चल रहा। दिख रही है स्क्रीन अजय? चलो। ठीक। तो 5.49 हम देख रहे थे, इसका आंसर 1 2 3 है। 5.49 सी। ठीक। चलो आगे। Pre-stressed concrete section is said to have failed in strength at the moment when all the material in the section have कह रहा है कि भाई प्री-स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन को आप फेल तब मानोगे मोमेंट पर, मतलब कि एट द मोमेंट, उस समय, when all the material in the section has exhausted its stress limitation, strain limitation, stress as well as strain limitation, load limitation। तो प्री-स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन को आप फेल कब मानोगे? क्यों भाई अजय, कब माना जाएगा? वैसे कोई भी कंक्रीट मेंबर अगर फेल होता है तो स्ट्रेन स्ट्रेन होता है ना क्राइटेरिया, भाई जो बेंडिंग में स्ट्रेन है कंक्रीट में, अगर 0.0035 से ज्यादा हो जाए तो आपका सेक्शन फेल हो जाता है। मेरे हिसाब से स्ट्रेन लिमिटेशन इसका आंसर होना चाहिए। ये देख लेते हैं इन्होंने कुछ ज्यादा वैसी बात कर रखी है क्या? 5.48 सी means member is assumed to have failed if both the stress and strain in concrete exceed their permissible limit as per the limit state criteria for the design of। यार ये तो ये कह रहा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही आपके परमिसिबल लिमिट से ऊपर हो जाते हैं एज पर द लिमिट स्टेट क्राइटेरिया। लिमिट स्टेट क्राइटेरिया क्या है डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेसिंग मेंबर का? इन्होंने दे रखा था ना, डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस मेंबर करके। इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ पे कहीं था ना डिजाइन का, ये तो लॉस हो गया स्टार्ट। यार ये डिजाइन वाला टॉपिक क्यों नहीं दिख रहा मुझे इसमें? इसमें कहीं पे ये आया था ना कि डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस बीम करके एक था टॉपिक।
लॉस ड्यू टू सक्सेसिव टेंशनिंग क्रैकिंग मोमेंट या आगे था और वो लॉस लॉस concept of load balancing, C line, fact of loading, eccentric assumption in the analysis of. ना भाई, इसमें नहीं है। स्ट्रेस पे तो अल्टीमेट स्ट्रेस पे तो पहुंच ही जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन केस ऑफ प्रीस्ट्रेस कंक्रीट मेंबर द बस्टिंग स्ट्रेस कहाँ पे, ये तो देखो दोबारा आ गया क्वेश्चन। ठीक, बस्टिंग स्ट्रेस कहाँ पर होगा? एंकरेज जोन में होता है। मैग्नल ब्लेटन सिस्टम प्रीस्ट्रेसिंग ई सैंडविच प्लेट कैन जनरली एंकर, जो मैग्नल ब्लेटन सिस्टम था, याद आया? कौन सा था? ये बात डायग्राम में दिखाया इन्होंने। मैग्नल ब्लेटन सिस्टम था आपका ये वाला ये। ठीक है, ये एक बार में कितनी वायर ले जा सकता है? इसको ये, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बता रखा था कि कितनी वायर, ये ग्लिफोर्ड हो गया। ये देखो, ईच सैंडविच प्लेट कैन हाउस अप टू 4 पेयर ऑफ वायर। ठीक, मतलब 4 पेयर मतलब 8। ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे करें ये भी देख लो, कि याद कैसे रख सकते हो आप इस चीज को। ऐसे याद रख सकते हो। देखो जैसे ये है ना, 2 वायर ये हो गई 4 पेयर। एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, तीसरा ये, चौथा ये, मतलब इस तरीके से 4 पेयर मतलब 8 वायर। 8 होना चाहिए इसका आंसर। 4 6 का आंसर देख लेते हैं। ठीक, कैन हाउस अप टू 4 पेयर ऑफ वायर। ठीक, चलो 45 पर आओ। इन प्रीस्ट्रेस कंक्रीट मेंबर द shear force किस पे निर्भर करती है? डिस्ट्रीब्यूशन, लोड, टॉर्शन, कर्सन, वेरिएशन इन नेट। यार ये तो उसका क्वेश्चन है ही नहीं। नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उस पे वेरिएशन पे ही डिपेंड करेगी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? लॉसेस इन प्रीस्ट्रेस बीम्स आर मोर देन लॉसेस इन पोस्ट टेंशन। हाँ भाई, प्रीस्ट्रेस के प्री टेंशन बीम में ज्यादा लॉस होते हैं पोस्ट टेंशन के मुकाबले। ठीक, द दिस इज पार्शियली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलास्टिक शॉर्टनिंग, ये बात भी ठीक है, इलास्टिक शॉर्टनिंग के। ठीक, तो ये बात भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 44 का होना चाहिए ए। ठीक, चलो आगे। सिंपली सपोर्टेड कंक्रीट वीव है, प्रीस्ट्रेस इतना लगा हुआ है, डिजाइन बाय द लोड बैलेंसिंग कम इफेक्ट फॉर एन इफेक्टिव स्पिन 10 मीटर, कैरीड अ टोटल लोड 40 किलो न्यूटन मीटर। द सेंट्रल डिप ऑफ द केबल प्रोफाइल कितनी होगी? भाई आपने 40 किलो न्यूटन पर देखो, अरे भाई इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 40 बराबर क्या रखना है, 8 ph/L²। लोड बैलेंसिंग लगाई, बात खत्म। ठीक है, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 43 की। ठीक, बस देखो कितना आसान है ना? छोटी छोटी चीजें हैं, ये निकाल के आपका आ गया। 200 मिलीमीटर की आपकी लोड बैलेंसिंग होनी चाहिए। यूज ऑफ कॉनकॉर्डेंट केबल इन प्रीस्ट्रेस कंटिन्यूस बीम इंक्लूड। कॉनकॉर्डेंट केबल जो आप लेते हैं, इनिशियल सपोर्ट रिएक्शन, नो एक्सेस एक्सेस क्रैकिंग, एक्सेस डिफ्लेक्शन। भाई ये तो मुझे कॉनकॉर्डेंट केबल नहीं आती समझ में, क्या है ये? क्या दिया हुआ है इसने? एंड इज द प्रोफाइल गिवन फॉर केबल सच दैट द कंसीक्वेंट सी लाइन coincide with the P line then the
external loads are not. When this means when a concordant profile is provided, there will be no reaction at the support due to pre-stressing alone. There will be no reaction at the support due to pre-stressing alone. हाँ भाई, कैसे करोगे? When a concordant profile is provided, there will be no reaction at the support due to pre-stressing. ठीक है? ये कह रहा है कि भाई जब कॉन्कॉर्डेंट प्रोफाइल बनाते हो तो प्री स्ट्रेसिंग के कारण कोई रिएक्शन नहीं आती है। नो इनिशियल सपोर्ट रिएक्शन, बेसिकली ये क्या कह रहा है, जैसे हम अगर कॉन्कॉर्डेंट प्रोफाइल यही है, जैसे ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, मैंने यहाँ पर इस तरीके से अपनी प्री टेंशन बीम, वो क्या नाम, केबल डाल दी। तो ऐसे केबल डालने से क्या होगा, यहाँ पर सपोर्ट पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा। यही कहना चाह रहा है ये कॉन्कॉर्डेंट केबल का मतलब। चलो, ये भाई देखो कोड मैंने कहे हैं आपको याद रखने हैं। 875 किसके संबंध में है? लोड्स के संबंध में है। 875 के पार्ट भी आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5। पहला डेड लोड, फिर लाइव लोड, फिर क्या था, विंड लोड, फिर स्नो लोड, जो भी था ये सारे आपको याद होने चाहिए। 1343 प्री स्ट्रेस का हो गया। 1893 पता नहीं किसका है। 3370 लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर का है। तो बचा ये अर्थक्वेक का। ठीक है, तो ये सारे आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। अगला क्या है? ये इफेक्टिव लोड पूछ रहा होगा, और क्या पूछेगा ये? 8 pH/L² लग जाएगा इसमें। क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेट डाउनवर्ड लोड टू बी कंसीडर्ड? नेट डाउनवर्ड लोड कितना आ रहा होगा? इसमें तो कुछ याद रखना ही नहीं। अपवर्ड लोड कितना लग रहा है इस पैराबोलिक प्रोफाइल की वजह से? देखो पैराबोलिक केबल है, अपवर्ड लोड जो ये लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, 8 pH/L²। बस ये कैलकुलेट करो, 30 में से उसको माइनस करो, आंसर निकाल दो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है? व्हाट इज द नेट डाउनवर्ड लोड? ये हो गया। ठीक है, द शियर रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटेंड। भाई शियर रेजिस्टेंस कैसे इंप्रूव करते हैं? वर्टिकल एक्सियल प्री स्ट्रेसिंग से होता है। शियर रेजिस्टेंस तो कंक्रीट मेंबर का मेरे हिसाब से 1 ओनली होना चाहिए। भाई शियर रेजिस्टेंस, कंक्रीट अगर शियर कंप्रेशन में है तो शियर रेजिस्टेंस उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो बेटा मुझे लगता है यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए, बाकी ट्राई करो आप। ये क्या है? ये कुछ अजीब सा लग रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कर्न्स फॉर द सेक्शन? कर्न्स फॉर द सेक्शन मतलब कोई है इसका? इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को रहने देना। ठीक है, बाकी मुझे लगता है तुम आराम से कर लोगे क्वेश्चन। कहीं पे कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, हमने मेजरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अजय हो जाएंगे? बताओ कुछ पूछना है, डाउट वगैरह? नया सब्जेक्ट स्टार्ट करें? आरसीसी हो गया ना हमारा पूरा? प्री स्ट्रेस के बाद तो कुछ नहीं है ना? अर्थक्वेक वगैरह तो नहीं आता? पर सिलेबस में वैसे तो अभी देखा था न्यूज में, अगर देख लेना आता हो तो थोड़ा उसे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं।